नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सब्जेक्टिव के महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री के ऑल वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 14 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उनके लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें और इसमें जितने भी प्रश्न हैं उसका जो आंसर है वो बहुत ही सरल और ईजी लैंग्वेज में आपको बताएंगे। ये सेट हमारा 3 है, इससे पहले हम सेट 1 और 2 अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट चेक ज़रूर कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की कहाँ-कहाँ विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ-कहाँ विकसित हुई थी? पहला प्रश्न हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है? 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है? तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता भारत और पाकिस्तान में मुख्य रूप से विकसित हुई थी। इसके अलावा यह अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास बसी हुई थी। देखिए, कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत व मुख्य रूप से क्या भारत और पाकिस्तान में ही विकसित हुई थी और कुछ हिस्सा जो है अफ़गानिस्तान में भी फैला हुआ था। आई होप आप समझ गए। अगले प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में शायद मॉडल सेट में आया था, ठीक ना? सख्त संबंध का आरंभ किसने किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीआई प्रश्न है, 2 मार्क्स में भी ये भी पूछा जाता है, ठीक ना? बीबीआई। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सख्त संबंध की शुरुआत कुषाण वंश के शासक सम्राट कनिष्क ने किया था। कब किया था? तो 78 ईस्वी में किया था, 78 ईस्वी में, ठीक? याद रखिएगा। और इनके ही शासनकाल में जो यह एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा कि चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक ना? याद रखिए। अगले प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम भरत मुनि है, ठीक है? भरत मुनि एक प्राचीन भारतीय ज्योतिष और संगीतज्ञ थे। देखिए, नाट्य शास्त्र के जो लेखक है वो हमारा भरत मुनि है और भरत मुनि ने ही एक प्राचीन भारतीय क्या थे? ज्योतिषी थे और संगीतज्ञ थे। ये सब याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक? कि सांची के स्तूप की खोज किसने की? तो सांची का स्तूप की खोज जो है ब्रिटिश अफसर जनरल हेनरी टेलर ने किया था। किसने किया था? जनरल हेनरी टेलर ने। याद रखिए। और कब किया था? तो इन्होंने किया था 1818 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। अगले प्रश्न नंबर अब देखते हैं। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक ना? अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक? वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी इस वीडियो पर बने रहे। पहला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बीबीआई है, जेक बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा, ठीक ना? कि 1857 के तात्कालिक कारण पर चर्चा कीजिए, या फिर क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है 1857 के तात्कालिक कारण का क्या कारण था? इसका आंसर देते हैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में, ठीक ना? पॉइंट वाइज। पहला क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। दूसरा हमारा पॉइंट है 1856 में अंग्रेजों ने ऐसा कारतूस सैनिकों को दिया जिन्हें क्या मुंह से काटना पड़ता था। तीसरा है इन कारतूसों में क्या गाय और सुअर की चर्बी लगने लगी होने की क्या बात फैल गई, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए क्या था? आपत्तिजनक था। चौथा पॉइंट हमारा कि सैनिकों में इन्हें इस्तेमाल करने से क्या इनकार कर दिया और विद्रोह के लिए तैयार हो गए। ये क्या था? तत्कालिक कारण का था। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचना करें। तो चलिए इनका भी आंसर जो बहुत ही सरल और आसान शब्दों में देखते हैं। तो चलिए आंसर, बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तुओं की तरह खुलेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। देखिए, बाजारों में जो इब्न बतूता ने जो देखा कि बाजारों में जो दास है वो किसी अन्य वस्तुओं की तरह, फल फ्रूट की तरह क्या खुलेआम बेचे जाते थे और यह नियमित रूप से क्या किसी को भेंट स्वरूप में दिया जाता था। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक लिए के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट और क्या दास खरीद के ले गए थे। दूसरा पॉइंट है हमारा कि इब्न बतूता जब मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश और बादाम के साथ एक दास और एक घोड़ा क्या भेंट के रूप में दिया।
तीसरा पॉइंट है कि इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसरुद्दीन नामक एक धर्मदेशक के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि वे उसे 1 लाख टके मुद्रा तथा 200 दास भेंट दे दिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई प्रश्न, किताब उर रिहला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी या फिर इब्न बतूता और उसके भारत यात्रा वृत्तांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई प्रश्न आ सकता है, ठीक ना? तो आप सब इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान भाषा में देखते हैं, ठीक है। इब्न बतूता जो है मोरक्को का पर क्या प्रसिद्ध यात्री था, जिसने 14वीं शताब्दी में क्या भारत की यात्रा की। उसने अपने यात्रा अनुभवों में किताब उर रिहला में नामक ग्रंथ में लिखा। देखिए, बोला जा रहा है कि इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को का प्रसिद्ध विदेशी यात्री था, जिसने कि 14वीं शताब्दी में भारत का यात्रा किया था और उसने अपनी यात्रा में जो भी उनको अनुभव हुआ वो क्या अपना जो किताब उर रिहला नामक ग्रंथ में लिखा। इस पुस्तक में उसने भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया है। उस समय का जो भारत 14वीं शताब्दी में भारत का जो सामाजिक स्थिति कैसा था, धार्मिक स्थिति कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसा था भारत का, उसका जो है विस्तृत वर्णन किया है। रेहला से दास प्रथा, नगरों की समृद्धि, कृषि, जाति व्यवस्था, डाक व्यवस्था तथा दिल्ली जैसे नगरों की विविधता की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। देखिए, और रेला से जो है हमें दास प्रथा के बारे में पता चलता है, नगरों की समृद्धि के बारे में पता चलता है, कृषि के बारे में पता जाति व्यवस्था के, डाक व्यवस्था तथा दिल्ली जैसे नगरों में की भव्यता के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ मध्यकालीन भारत के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और रेला क्या है? रेला जो है हमारा मध्यकालीन भारत के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? अथवा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विजयनगर की सिंचाई व्यवस्था पर वर्णन करें, या फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विजयनगर के जल संसाधनों के विषय में टिप्पणी लिखे या विषय में लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बीबीआई, ठीक ना? इसका भी आंसर देखते हैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में। विजयनगर की जल आवश्यकता की पूर्ति एक विकसित और संगठित जन प्रणाली द्वारा की जाती थी। तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धाराओं पर बांध बनकर जल को रोका जाता था। इन बांध से विभिन्न आकार के हौज यानी जलाशय बनाए गए थे, जिन्हें के आसपास के खेतों की सिंचाई की जाती है। देखिए, विजयनगर की जल में की जो आवश्यकता था उसको पूरा करने के लिए विकसित और संगठित जल प्रबंधन प्रणाली के द्वारा की जाती थी। तुंगभद्रा नदी से निकलने वाले जो धारा थे उसको बांध कर पानी को रोका जाता था, और इन बांधों से क्या विभिन्न प्रकार के हौज यानी जलाशय बनाए जाते थे, जिन्हें आसपास के खेतों में क्या सिंचाई किया जाता था। अगला पॉइंट है मेरा कि कमलपुरम जो जलाशय था वो सबसे महत्वपूर्ण हौज था। हिरियान नहर उस समय की प्रमुख जल संरचना थी, जिसमें तुंगभद्रा नदी से पानी लाकर घाटी क्षेत्र तथा शहरी भागों को क्या सिंचाई की जाती थी। इसके अतिरिक्त झीलों, कुओं और तालाबों का भी उपयोग किया जाता था। अगला पॉइंट है हमारा, इस प्रकार विजयनगर की उन्नति सिंचाई व्यवस्था, कृषि, नगर और जनजीवन की आवश्यकता को क्या पूरा करता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और आंसर इसको याद जरूर कीजिएगा, बीबीआई था, ठीक। अगले प्रश्न नंबर अब देख लेते हैं। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक ना। अब हम देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहे, ठीक ना। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक ना। पहला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी ने राष्ट्र आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला? ये भी क्वेश्चन आ सकता है बीबीआई, ठीक ना। आया नहीं है बट आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। महात्मा गांधी ने आगमन से भारतीय राष्ट्र आंदोलन के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उनका योगदान क्या है? निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होते हैं। चलिए देखते हैं एक एक बिंदु को। पहला हमारा, गांधी जी से पहले राष्ट्र आंदोलन का मुख्य शिक्षित वर्ग और बौद्धिक तथा तक ही सीमित था। देखिए, गांधी जी के आने से पहले क्या मुख्यतः क्या शिक्षक लोग जो थे और जिसके बुद्धिजीवी लोग थे वो ही क्या करते थे, आंदोलन करते थे। परंतु गांधी जी ने किसान, मजदूर, महिलाओं और
गरीब वर्ग को इससे जोड़कर इसे जन आंदोलन बनाया। दूसरा पॉइंट है हमारा कि उन उन्होंने सामान्य जनता जैसे जीवन अपनाया, सदा पहनावा, सदा भोजन, सरल जीवन ने जनता को उनसे आत्मीयता रूप से जोड़ लिया। तीसरा पॉइंट हमारा, गांधी जी ने हिंसा और सत्याग्रह को आंदोलन का आधार बनाया, जिससे आम जनता बिना भय के आंदोलन से भागने उम, उम, भाग लेने लगे। देखिए, गांधी जी जो है अहिंसा के और सत्याग्रह की को क्या किया, आंदोलन का आधार बनाया, जिससे कि आम जनता उससे बिना भय के क्या आंदोलन में भाग लेने लगे। और चौथा है हमारा, उन्होंने चरखा, खादी, स्वदेशी और बहिष्कार को बढ़ावा दिया, जिससे क्या हुआ, आर्थिक और मानसिक रूप से जो विदेशी शासन था उसका विरोध हुआ। उन्होंने क्या किया, चरखा और खादी और स्वदेशी जो खाना था, जो भी था, उसको अपनाया और जो दूसरा देश का था वो उसको बहिष्कार किया। अगला पॉइंट है 5 नंबर पॉइंट कि गांधी जी ने मातृभाषा में राष्ट्र संदेश का प्रचार किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या बल देकर आंदोलन को सामाजिक नींव को मजबूत किया। अगला है हमारा छठा कि इस प्रकार गांधी जी ने आंदोलन को सीमित वर्गों से निकालकर पूरे देश में जन आंदोलन बनाया। जन आंदोलन बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान, तो महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। लॉन्ग क्वेश्चन का ये प्रश्न नंबर 2 है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न। ठीक ना, आ सकता है कि आएगा ही। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन बहुत ही अच्छी थी और इसकी क्या प्रमुख विशेषता देख लेते हैं। प्रमुख विशेषता क्या है, पहला सड़क। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें वो पक्की ईंटों से बनी थी। सड़क के दोनों किनारे चबूतरे बने हुए थे, यहाँ लोग क्या आराम कर सकते थे। सड़क एक दूसरे को क्या समकोण पर काटती थी और कई बड़ी सड़कों से क्या छोटी-छोटी सड़कों का निर्माण हुआ था, यानी जुड़ा हुए थे। दूसरा है जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली बहुत ही अच्छी है और योजनाबद्ध थी। घर, सड़क और नालियाँ एक साथ योजना बनाकर बनाई गई थी। जैसे सड़क सीधी एक दूसरे को क्या काटती थी, समकोण पर काटती थी, वैसे ही नालियाँ भी क्या एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घरों का पानी पहले गली के नाले में जाता था तथा फिर से वहाँ से मुख्य नाले में जाता था। तीसरा है भवन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के भगन भवन जो है वो पक्की ईंटों से बना है और जो बहुत सुंदर थे। इनका बनावट से यह स्पष्ट होता है कि यह एक व्यवस्थित नगर था। अगला हमारा डी नंबर, स्नानागार। ठीक है, मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार मिला है, जहाँ कई लोग एक साथ स्नान कर सकते थे। यह स्नानागार पक्की ईंटों से बना है और नगर की योजना में इसकी विशेष महत्व था। अगला हमारा पॉइंट है अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता में कई नगरों में अन्नागार मिले हैं, जहाँ लोग अनाज रखते थे। यह भी नगर के होने के का एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता की उन्नति, नगर योजना और नागरिक संगठन को दर्शाती है, जो बताती है कि यह एक क्या अत्यधिक विकसित प्राचीन सभ्यता है, जिसमें कि प्रसिद्ध बुनियादी ढांचा था। आई होप आप सबको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।